Dear students, let's have a wonderful class on biology, cell and cell division. This will be a revision to what you have studied before, but it is going to be at your doorstep, so you can revise it better. आप अपने घर पे बैठ के इस चीज़ को अध्ययन कर लें ताकि आपका एक तरीके से क्रैश कोर्स में आपके काफ़ी सारे कंसेप्चुअल क्लैरिटी खत्म हो जाए. We will be soon coming up with test series, and this test series will help you prepare. At your home, we will cover up everything, biology, 1,000 odd questions, you can study that, then you can do physics, then chemistry. This way you can do it in timing, so it will help you develop your confidence. But इससे पहले थोड़े से basic concept को revision नितांत आवश्यक है. This is very important to do that. So let's start with it. Now cell division में सबसे important theory चीज आई cell theory. ये किसने दी? मैथियस स्केलेटन और थियोडर श्वान ने. ये दो व्यक्ति थे, जर्मन बोटानिस्ट, जर्मन जूलॉजिस्ट, बॉटनी और जूलॉजी वालों ने अध्ययन करके एक सेल थ्योरी तैयार की. उनका ये कहना था कि सेल थ्योरी में उन्होंने ये डिफाइन किया कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. माने अगर कोई चीज़ बनेगी तो उसका स्ट्रक्चर का सबसे न्यूनतम रूप सेल है, और वो सेल सिर्फ स्ट्रक्चर ही नहीं, फंक्शन के प्रारूप में भी होगा. तो वो जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल रूप है उसी को आप सेल बुलाते हैं. क्लियर नॉट क्लियर? सो लेट्स गो फर्दर. सेल थ्योरी क्या कहती है उसको दोबारा समझिए, क्योंकि कई बार आता है कि सेल थ्योरी के हिस्से is it applicable, which is not applicable. So please pay attention. Yeah, please pay attention. Cell theory now suggests living organisms are composed of cells and their product. मतलब सेल और सेल के बाद टिश्यूज, टिश्यूज के बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद, तो वो बोल रहा है पहली बात कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट्स. नेक्स्ट, सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. सेल जो है वो फंक्शनल यूनिट है. सेल यही नहीं कि वो उसका हिस्सा है. अच्छा, हिस्सा होता है, कई लोग स्लीपिंग होते हैं, डोरमेंट होते हैं. डोरमेंट माने काम नहीं कर रहे, सो रहे, सुप्त अवस्था में पड़े हुए, दे आर जस्ट लाइंग डाउन. सो दे आर नॉट कंसिडर्ड फंक्शनल यूनिट. जैसे हम लोग के होता है ना कि कई बार फंक्शनल हेड, डोरमेंट हेड, यस और नो, स्लीपिंग पार्टनर्स, वर्किंग पार्टनर्स, समझ में आया? तो ये फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है. फिर लेटर सेल थ्योरी वाज एक्सटेंडेड बाय रुडोल्फ विर्शॉ. ये रुडोल्फ विर्शॉ ने बढ़ा कि ये कंपोजिट इज नॉट ओनली दिस. उन्होंने ओमनिस सेलुला भी बताया, ई सेलुला. ओमनिस सेलुला, ई सेलुला माने हर सेल पुराने वाले सेल से पैदा होते हैं. दैट मीन्स एवरी सेल कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. जैसे पेरेंट से बच्चा आएगा, हवा में तो आ नहीं जाएगा. सिमिलरली comes from pre-existing cell. वैसे भी the child also is a part of cell system only. Yes or no? Okay. Omnis cellula is cellular. That means cell arise only by division of previous existing cells. Viruses are considered exception to cell theory as they are acellular. Virus अलग है, वो पुराने नहीं. It is acellular. Is it clear? A कभी भी किसी वर्ड के आगे होता है तो क्या मतलब होता है बताइए? ए सिंपैथी, एपैथी को क्या बोलते? नो फीलिंग. यस और नो? ए सोशल, समाज से कोई लेना देना नहीं. ए सेलुलर माने सेल से कोई लेना देना नहीं. सो सिंपल. इज इट क्लियर? इट्स जनरली देयर. गॉट इट? Okay, now why do I write this? I hope I have told you many times. It will help you revise. It will not divert. Suppose I am saying something you are not listening, so at least these materials will help you revise. So remember that. Okay. Now we come down to types of cells. All living cells के बेसिक टाइप दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक. प्रोकैरियोटिक प्रिमिटिव सेल्स लैकिंग अ ट्रू न्यूक्लियस एंड अ सेल, जो पूर्ण रूप में बिल्कुल अनडेवलप्ड थे. तो जैसे कहीं पे भी आप कोई घर देखते हो जिसमें कोई चीज़ विभाजित नहीं, कोई ड्राइंग रूम नहीं, कोई लिविंग रूम नहीं, छोटा सा कमरा है, उसी में सब कुछ है, ड्राइंग रूम भी उसी में, किचन भी उसी में, सब कुछ तो एक छोटा प्रारूप होता है, अनडेवलप्ड होता है. उसको प्रोकैरियोटिक सेल की तरीके से समझिए. दीज आर प्रिमिटिव सेल, दे लैक ट्रू न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब उसमें नहीं होता है क्योंकि डिवाइडेड नहीं है.
छोटे प्रारूप में ये बैक्टीरियल सेल्स होते हैं, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ वी कम डाउन टू यूकैरियोटिक सेल. दीज सेल्स हैव द न्यूक्लियस विद मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल. ये जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं ये क्या होते हैं? वेल डेवलप्ड सेल होते हैं. इसमें क्या होता है? ये सेल ऑर्गेनल से बंधे होते हैं. एग्जाम्पल एनिमल एंड हायर प्लांट सेल्स. एनिमल सेल और हायर प्लांट सेल जो होते हैं यूकैरियोटिक सेल होते हैं, माने उनमें अच्छे से वेल डेवलप्ड सिस्टम होता है. कभी भी कोई भी चीज़ जब पूर्ण शुरुआती अवस्था में होती है तो उसमें उतना क्लियर नहीं होता डिमार्केशन, ना फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन होता है. बट व्हेन इट बिकम्स बिग देन इट बिकम्स वेल डिफाइंड एंड द फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी ब्यूटिफुल. आई होप इट इज क्लियर. सो रिमेंबर EU, कभी भी EU किसी भी वर्ड के आगे लगा होता है मीन्स गुड ऑर्गेनाइज्ड. यू गेटिंग द पॉइंट? जो चीज़ अच्छी हो, किसी तरह से छुट्टी मिले, यूथेंसिया, गुड डेथ. अब कोई जन तड़प तड़प के मर रहा है, उससे अच्छा उसको आराम से शांति से जाने दिए जाए. ये आया था ना कॉन्सेप्ट, और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में अलाउड है ना. यू माने हर चीज़. यूलॉजी माने किसी की अच्छी स्टडी हो रही है, किसी की प्रशंसा हो रही है. तो EU याद रखिएगा, ये यूरोपियन यूनियन की बात नहीं. EU एज अ इंग्लिश वर्ड हमेशा एक चीज़ जो व्यवस्थित होती है, बेहतर होती है, उसके आगे लगता है. क्यों याद दिला रहा हूँ? यूकैरियोटिक माने EU कैरियोटिक. क्लियर? ओके. प्लांट एंड एनिमल सेल में समझिए कॉमन बेसिक स्ट्रक्चर विद सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड वेरियस साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स होते हैं. बट दे डिफर इन मेनी फीचर्स. क्या क्या फीचर्स? देखिए, प्लांट सेल और एनिमल सेल थोड़े अलग अलग होते हैं. आप अच्छी तरह जानते हैं थियोडोर श्वान एंड मैथियास कैलिडन, एक बॉटनिस्ट था, एक जूलॉजिस्ट था. इसी तरीके से उन लोग ने हर चीज़ का अध्ययन करके परिभाषित किया था. लार्जर सेल हमारा कोई होता है वो एग ऑफ ऑस्ट्रिच होता है. क्लियर? प्लांट सेल और एनिमल सेल अलग अलग प्रकार के होते हैं. किस तरीके से वो आगे पढ़ेंगे. स्मॉलर सेल कौन सा है? ये आपके जीके के क्वेश्चन है. लार्जर सेल ऑस्ट्रिच एग, और स्मॉलर सेल इज माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम. क्या? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम. लिख के दे रहा हूँ इसीलिए ताकि याद रहे. The potency animal and plant cells have the capability of that is they can transform into other type. अब ये जो सेल की क्वालिटी होती है कि ये ट्रांसफॉर्म टू अदर टाइप. That is why they are taught to transform to other types, right? They can do that. They can transform. अब आइए प्लांट सेल पे आइए. प्लांट सेल को हम लोग देखें जरा. सेल वॉल दिख रहा है, ज़्यादा रिजिड होता है. सेल मेम्ब्रेन बहुत पतला होता है. फॉर द नेम ऑफ इट गोल्गी एपरेटस है, वैक्यूल है, और वैक्यूल में भी मेम्ब्रेन है. वैक्यूल किस लिए होता है? चारों तरफ से घेर लेता है, तो वो एक्सक्रीशन के लिए काम. देन यू हैव गॉट क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट आपको मालूम है उसमें क्लोरोफिल होते हैं. ये प्लांट सेल को अपना फूड प्रोडक्शन के लिए मदद करते हैं. देन वी हैव ड्रूस कैस्ट्रल, रैफिसाइड क्रिस्टल. माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इट इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल. ये एक तरीके से सेल को एनर्जी देता है. साइटोप्लाज्म आपको मालूम है. साइटोप्लाज्म क्या होता है? सेल के अंदर होता है. ये प्लाज्मिक मेम्ब्रेन, प्लाज्मिक चीज होती है, आपको लबलबा जेली टाइप, दैट वे सो दैट एवरी सेल ऑर्गेनल, उसके अंदर जितने भी सेल के ऑर्गेनल्स हैं उसमें जिंदा रहें. विस्कस प्रकार का लिक्विड टाइप होता है. सो दिस गिव्स देम दी लिविंग स्टेट. इज इट क्लियर? अगर ड्राई हो जाएगा तो डेड हो जाएंगे. इज इट क्लियर? ओके. लार्ज सेंट्रल वैक्यूम, ये पड़ा न्यूक्लियस, और उसके अंदर न्यूक्लियोलस. ये क्या करता है? एक्टिविटी को कंट्रोल करता है. सो ये एक छोटा सा डायग्राम है. अभी बहुत कुछ पढ़ना है, डोंट वरी, विल गो स्टेप बाय स्टेप. ओके, इज इट क्लियर? अब आइए एनिमल सेल को अगर हम लोग देखते हैं. प्लांट सेल में चकोर दिख रहा है, रिजिड सेल वॉल. इनमें सेल वॉल नहीं, सीधे आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और वो वेल डेवलप्ड है, मोटी सी दिख रही है ना. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको मदद करता है फॉर
इन जब आपकी मूवमेंट के लिए मटेरियल के, और उसमें प्रोटीन सिंथेसिस होती है, जिसमें रफ है उसमें ऊपर राइबोसोम बैठे होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस तोड़ते हैं, और स्मूथ है उसमें राइबोसोम नहीं होते हैं। गोल्गी वेसल, लाइसोसोम क्या होता है? एक तरीके से आपके अंदर घर में एक बंदूक रखी होती है, और वो किस लिए चाहिए होती है? ताकि कोई आक्रमण करेगा तो बंदूक से वार करेंगे। उसी तरीके से लाइसोसोम हमारे वो दुश्मन हंता है, शत्रु हंता है। दे आर द पीपल हु किल द एनिमीज। सो इफ एनी negative thing enters the cell, lysosome surrounds and kills it. Is it clear? फाइनोटिक वेसिकल है, सेंट्रियोल्स, ये तो आपको मालूम है, जब सेल रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें सेंट्रियोल, सेंट्रोजोम और ये सब बन के क्लियर क्रोमोसोमल डिवीजन करते हैं। दैट यू मस्ट बी नोइंग। आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट। अब ये दोनों डायग्राम को बगल बगल देखिए तो आपको बहुत अच्छा, पीडीएफ में आप पढ़ेंगे तो यू विल क्लैरिफाई एवरी डाउट, but we will be studying everything more detail. Just look at this because this was very important to create a memory. I always believe that images are very helpful for studies, क्योंकि इमेज क्या करते हैं, आपकी मेमोरी को तंदुरुस्त करते हैं। They make you stronger in the same. और इमेजेस इंपॉर्टेंट होती है, वो छवि बनाते हैं, आइकॉनिक मेमोरी बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एनीवे, सो आपने ये दोनों चीजें देखी, क्लियर? ओके, नाउ वी कम डाउन टू द फर्स्ट। सेल मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म आर द लिविंग मैटर ऑफ सेल। सेल मेम्ब्रेन बाहर से कंट्रोल, पर वो लिक्विडिश टाइप होती है, तभी तो उससे आना जाना होता है। दरवाजा ही नहीं है घर में तो क्या होगा, हर जन घुस आएगा, पर दरवाजा भी इंपॉर्टेंट होता है। इसी तरह उसके अंदर घर भी इंपॉर्टेंट होता है, घर के अंदर साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म इज द लिविंग मैटर, उसी के अंदर सब चीजें रहती हैं। ओके, सेल वॉल, ग्रैनुलर एक्सक्रीटरी सब्सटेंस एंड लिपिड ड्रॉपलेट्स आर द नॉन लिविंग मैटर। सेल वॉल रिजिड होती है तो एक तरीके से नॉन लिविंग टाइप रूप में होती है, बट होती है, जैसे आपने स्किन में पढ़ा है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या होती है? एक्सोडर्मिस तो हो गए बाल जो छोटे रोए निकले, तो एपिडर्मिस सबसे ऊपर स्किन का कवर होता है, राइट? एंड नाउ व्हाई इट इज देयर? इट इज डेड सेल, इट्स नॉट लिविंग सेल। प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड इट, इट्स अ डेड सेल एरिया जो हम लोग के ऊपर है, बट ये इंपॉर्टेंट होते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए। अब आप बोलोगे सर डेड स्किन से हम लोग पे दिखती है, यस, अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली दे आर डेड सेल्स, दैट इज व्हाई दे सर्व एज प्रोटेक्शन। और जो सेल्स बीच बीच में ओल्ड होके ऊपर आते रहते हैं, ये सब धीरे धीरे आपको नहीं पता चलता, पर धीरे धीरे इरोड होती रहती। इज इट क्लियर? ओके, तो सेल वॉल, ग्रैनुली एंड आर द नॉन लिविंग मैटर्स। इंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, बीच में इंजाइम्स रहते हैं, ये क्या करते हैं, बीच बीच में एक्टिविटी को इंस्टिगेट करना, पुश करना इंपॉर्टेंट करते हैं। Microbes and ruminants use cellulose as food material. Microbes and ruminants जो हैं ये आपको क्या करते हैं, यूज सेल्यूलोस, जो सेल्यूलोस है उसको फूड मटेरियल को यूज करने के लिए बने होते हैं, ये यूज करें। क्लियर? चलिए आगे पढ़ते रहिए, यू विल गेट सम डाउट्स, वॉट एवर यू हैव, यू आर सपोज टू हैव डाउट्स, यू आर सपोज टू रिवाइज द डाउट्स, यू आर सपोज टू लुक एट द डायग्राम्स, यू हैव टू गो फॉर अ डीप रिविजन, and finally you've got to go to MCQs. Structure and working of cell पे नॉर्मन रुस्का ने 1932 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाए। व्हाट वाज सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप? सिंपल माइक्रोस्कोप लेंस से होता था, कंपाउंड में उसकी डबल स्ट्रेंथ लेंस की बनाई, और इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में क्या किया, उन्होंने उसकी मैग्नीफाइंग पावर बहुत बड़ी कर दी। तो इन्होंने क्या किया, discovered electron microscope. This microscope magnifies a cell about 1 to 2 lakh times. इतना बड़ा कर तो ऑटोमेटिकली स्टडी हो जाएगी, क्योंकि सेल तो बहुत छोटा दिखता है। Structural organization of cell viewed by electronic includes following structures. Cell wall also, cell wall दिखती। क्लियर? किसने? नॉलन रुस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डेवलप किया। तो ये ऑटोमेटिकली सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप से कई गुना डाला, 1 to 2 lakh times. Cell of most fungi, prokaryotes, brew and plant are surrounded by a wall. In animal, cell wall is found to be absent. उन्होंने क्या कहा
कि प्रोकैरियोटिक सेल, प्रो माने प्रिमिटिव सेल्स, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन और प्लांट्स एक्सेप्ट गेमीट्स, जिसमें जो आपके रिप्रोडक्टिव सेक्शन आ जाता है, एंड्रोम्स, यस, वो को छोड़ के दे आर ऑल सराउंडेड बाय सेल वॉल। ये वॉल की तरह सराउंडेड है, वही रिजिड नॉन लिविंग मैटर टाइप। और एनिमल सेल वॉल इज फाउंड टू बी एब्सेंट। अब ये मैप देखिए, सेल मेम्ब्रेन दिख रहा है, सेल स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस, इसी के अंदर डीएनए। डीएनए क्या करता है? डीएनए इज डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। इट बेसिकली कैरीज द जेनेटिक मटेरियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट टू द चाइल्ड। अगर पेरेंट के कुछ फीचर्स चाइल्ड तक कैसे आते हैं? वाया डीएनए, ओके। एंड राइबोसोम आपको दिख रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, साइटोप्लाज्म दिख रहा है। एम आई राइट? ऑल दिस डायग्राम विल हेल्प यू रिमेंबर इट मोर बेटर, सो प्लीज डू दैट। I hope seeing, yeah, okay. Next we come down. Enterobacteria and cyanobacteria, cell wall of peptidoglycan is there. पेप्टिडोग्लाइकन, आराम से पढ़ा करो, जब भी टेक्निकल वर्ड आए ब्रेक करके पढ़ा करो, तो इससे क्या फायदा होता है? याद हो जाए, नहीं तो एक साथ पढ़ने की कोशिश करते हो, यू डोंट रिमेम्बर इट। पेप्टिडोग्लाइकन cell wall is, while in most fungi it is of chitin, but in most of the algae and higher plant it is of cellulose. Cellulose का बना होता है, या तो पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है, नहीं तो चिटिन का बना होता है, और नहीं तो सेलुलोज। गुड। इन प्लांट इट मेनली कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर्स। इसके 4 लेयर होते हैं, किसके? सेल वॉल के। राइट, मिडिल लेमेला, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, टर्शियरी वॉल। ये तो आपको समझ में आ गया। मिडिल लेमेला कंपोज ऑफ पेक्टिन कंपाउंड्स, पेक्टिन कंपाउंड से बना होता है मिडिल लेमेला, और फिर प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, टर्शियरी वॉल। अब आप ये देखिए, दिस सेल वॉल का आपको एक स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं। Sorry, this is not showing the exact structure of the cell wall, but you have to remember this point. Clear? Okay, this is showing the cell only in a 3-dimensional view. Okay, so you clear about this? क्या सेल वॉल? फिर से पढ़ लो। बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया में सेल वॉल बना होता है इज ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, व्हाइल इन मोस्ट फंगाई, ये कभी कभी आ जाता है। ट्रू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया में सेल वॉल किससे बना है? पेप्टिडोग्लाइकन। और फंगाई में इट इज ऑफ चिटिन, बट इन मोस्ट ऑफ द एल्गाe एंड हायर प्लांट इट इज मेड ऑफ सेलुलोज। एल्गाe और हायर प्लांट माना अच्छे जो थोड़े प्लांट्स में सेलुलोज का बना होता है। 4 लेयर, मिडिल लेमेला, पेक्टिन कंपाउंड से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी को। ओके, नाउ वी कम डाउन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाली है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमेला, इसको नाम बोलते हैं प्लाज्मा लेमेला। वो मिडिल लेमेला, ये प्लाज्मा लेमेला। सेल मेम्ब्रेन इज द सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिव परमिएबल माने समझ में आ रहा होगा, सिलेक्टिव माने चुन के, परमिएबल, एबल माने लायक, परमिशन के लायक। तो कुछ चीजें अंदर जाने को अलाउड है, कुछ को नॉट अलाउड। हमें दिख रहा है घर में, इसको आने दो, इसको मत आने दो। तो ये जो हमारा जो परमिशन, परमिएबल, सिलेक्टिव है हम कि इनको आने दो नहीं, इट इज कॉल्ड एज सिलेक्टिवली परमिएबल। क्लियर? Okay, that allow movement of some molecule which restrict the others. Thin film-like covering present around the cell. ये cell के, around the cell ये selective, ये आपकी cell membrane रहती है। आपको cell wall outer रहती है प्लांट में, और हमारे animal cell में तो सेल वॉल रहती ही नहीं है। ओके, सिंगर एंड निकोलसन प्रपोज द मोस्ट एक्सेप्टेड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। उन्होंने ये दिखाने की एक डायग्राम बनाया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखती कैसे, ये उन्होंने उसका डायग्राम बनाया। इन्होंने देखिए ऊपर ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन, सेमी इंटीग्रल प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड, कार्बोहाइड्रेट रेडिकल, हाइड्रोफ्लोरिक टेल्स, और नीचे अंदर आपके इसमें बीच में कोलेस्ट्रॉल भी है, इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं। ये दिख रहा है, रास्ता ही खुद दिख रहा है आपको कि कुछ को आने देगा, कुछ को नहीं आने देगा। राइट? इज इट क्लियर? सो दिस इज द ब्यूटिफुल फ्लूइड मोज़ेक मॉडल which was discovered by Singer and Nicholson who worked on it, and इन्होंने एक्सेप्ट किया। Now we come down to
बिसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं कि इन यूकैरियोटिक सेल इंट्रासेल्युलर मेम्ब्रेन भी होती है, इस विच सराउंड द वैक्यूल एंड ऑर्गेनल, उसके अंदर भी आपस में। अब देखिए, आप घर देखते हो, यस, घर में हर कमरे एक दूसरे से कनेक्टेड है, पर बाथरूम एक तरीके से अनकनेक्टेड, सेपरेटली बना होता है। क्यों? क्योंकि वो एक्सक्रीशन और अन्य चीज़ों के लिए इम्पॉर्टेंट, और वो क्या करता है, क्योंकि वो डिवाइड करके अलग रखता है। इसी तरीके से सेल मेम्ब्रेन में अगर आप देखें तो इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट विच सराउंड द वैक्यूल्स एंड ऑर्गेनल्स। जो ऑर्गन है इंपॉर्टेंट है, उनकी वॉल बनी होती है, हर कमरे की, वो स्टडी रूम है उसकी वॉल बनी हुई है, अच्छे से अलग बना हुआ है। वेल डिफाइंड सेल की बात बोल रहा हूँ। अच्छे घरों में हर कक्ष परिभाषित होता है, एवरी सेक्शन इज डिवाइडेड, वेल डिफाइंड। यही यूकैरियोटिक सेल, तो उसी तरह वहां पे भी आपको इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन होती है। क्लियर? अंडरस्टूड? ओके, let's concentrate and finish, then we'll talk. Okay, main function of cell membrane is to regulate and control the flow of materials into and outside the cell. सेल में आने, सेल मेम्ब्रेन का यही काम होता है कि कौन आएगा कौन जाएगा, एक तरीके से हमेशा सक्रिय रहती है, रोकती भी है लोगों को गेट पे जो नहीं ज़रूरत है। ये काम पर क्या करती है, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन CO2 में मदद करती है, क्योंकि सेल में एनर्जी कहाँ से आती है, ऑक्सीजन से आती है। और भी कई चीज़ों से उसको यूज़ तो करना है, ऑक्सीजन को यूज़ किया जाता है, तो डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 भी होती है। और वाटर का भी आता है, मटेरियल डिफ्यूजन ऑफ गैस, फ्लो ऑफ मटेरियल, यस और नो। द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन अकर्स बाय फॉलोइंग प्रोसेस। कौन कौन से प्रोसेस जरा देखिए आप। पहला है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन आप जानते हैं कि जब प्रेशर बढ़ जाएगा, एक जगह दूसरी जगह कम है, तो फिर मूवमेंट होगा। ज़्यादातर गैस और लिक्विड्स के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस सच एज CO2। CO2 मूव करता है फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। हमेशा ये तो भाई नियम है, एयर का भी है, CO2 का भी है, गैसेस का भी। ये वो जाके बैलेंस करने के चक्कर में इसी में बाहर हो जाती है। इट डज नॉट रिक्वायर अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये डिफ्यूजन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं है, पर ये होता है कंसंट्रेशन के कारण छोटे छोटे पोर से बाहर हो जाता है। एक आता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस वर्ड ही बोल रहा है वाटर, वाटर। आप देखते हैं प्लांट में भी होता है और एनिमल्स सेल्स के अंदर। इट इज द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम रीजन ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टू अ रीजन ऑफ लो वाटर कंसंट्रेशन। तो आपके मूवमेंट होता है। क्लियर? Okay, osmosis special case of diffusion in which water is diffused across the membrane. अब यहाँ पे water diffuse हो रहा है, right? गैस तो वैसे भी निकल जा रहा है, पर water diffuse हो रहा है through osmosis. The movement of water in animal cells may take place in different manner. अलग अलग पद्धति से होता है। Yes, that is it. Very simple. Now we come down to protoplasm. Cell membrane समझ में आ गया? Okay. What is protoplasm? Protoplasm is the entire plasmic material inside the cell, which is inclusive of cyto and nuclear, both nucleoplasm. This is the living matter. Okay, सुनिए, is an elastic, viscous, complex colloidal system. It constitutes the living part of cell. It's jelly-like. Jelly खाया कभी? Have you ever seen something, jelly toffees भी आती है, बड़ी मुलायम मुलायम सी होती है, right? Yes or no? But jelly like is, I would seriously say, custard. Have you seen custard? Custard खाया होगा, दूध में मिला दी, तो वैसे जो लिक्विड टाइप बनता है उसी में ऊपर थोड़ी सी लाल लाल जेली भी डाल देते हैं। इट इज बोथ नियरली द सेम टाइप, तो उसमें लिविंग पार्ट ऑफ सेल रहता है। इन 1861 मैक्स शुल्ट्ज proposed the protoplasm theory. मैक्स शुल्ट्ज ने प्रोटोप्लाज्म थ्योरी दी। उसने कहा सेल इज एन एक्यूमुलेशन ऑफ लिविंग सब्सटेंस विच इज लिमिटेड बाय एन आउटर मेम्ब्रेन एंड पोजेसेस अ न्यूक्लियस। सेल जो है उसके अंदर लिविंग सब्सटेंस है, उसी को प्रोटोप्लाज्म बुला रहा है, और उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। क्लियर? ओके, पुरकिंजे कॉइन्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म। उसी लिविंग मटेरियल को
जो मैक्स शुल्स ने ढूंढा वो पुरकिंजे ने डिफाइन किया। तो कभी अगर कोई कहे कि लिविंग मैटर किसने बोला ढूंढा, मैक्स शुल्स ने। नाम किसने दिया, प्रोटोप्लाज्म, पुरकिंजे ने। क्लियर? ओके, चलते जाइए। आई ऑलवेज क्रिएटेड दी स्लाइड्स सो दैट इंटायर मटीरियल इज वेल क्रिएटेड फॉर यू एंड यू कैन लर्न फ्रॉम इट। Okay, the presence of protoplasm is the most important characteristics of living organ. ये important है, अगर नहीं होगा तो सेल में बाकी चीज जिंदा ही नहीं रहेंगी, उसमें गैसेस का डिफ्यूजन नहीं होगा, वाटर नहीं आएगा, और अगर ये मैटर, ये बैलेंस नहीं बनेगा तो जीवित नहीं रहेंगे सब ऑर्गेनल्स उसके अंदर, राइट? सो द ऑर्गेनल विल नॉट रिमेन alive inside until and unless the living matter, which is called the protoplasm, is not there. All life activities take place in protoplasm. Now Huxley called it as physical basis of life. Now पहले क्या था, मैक्स शुल्स ने लिविंग मैटर ढूंढा, देन कौन, पुरकिंजे ने उसको डिफाइन किया प्रोटोप्लाज्म, फिर हक्सले ने कहा कि प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। तो अगर मैच दी फॉलोइंग आए तो यू कैन आइडेंटिफाई yes or no. Okay, the parts other than protoplasm are cell wall, vacuole, granular waste material, फैट ड्रॉपलेट्स, जो उसके अंदर पार्ट्स होते हैं, किसके अंदर, प्रोटोप्लाज्म के अंदर। वो क्या क्या है, सेल वॉल, सब कुछ उसी के अंदर होता है। These constitute the non-living part other than, मतलब प्रोटोप्लाज्म के बाहर, सॉरी पार्ट्स, माफी चाहता हूँ, I just got a little deviated, please don't make deviations please। अब ध्यान दीजिए, सेल वॉल, वैक्यूल, ग्रैनुलर वेस्ट मटेरियल, फ्लैट ड्रॉपलेट्स हैं, ये लिविंग मटेरियल के अंदर नहीं होते। वैक्यूल किस लिए होता है, बाहर निकालने के लिए। तो एक तरीके से एक बीच में आपको वैक्यूल टाइप, उसी में सब चीज आ जाती है और उससे बाहर हो जाती है। दिस वे इट वर्क्स। क्लियर? ओके, तो ये प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा नहीं होता। दिस कंस्टिट्यूट द नॉन लिविंग पार्ट ऑफ सेल। अब आइए, साइटोप्लाज्म क्या होता है। अब प्रोटोप्लाज्म का पहला भाग है साइटोप्लाज्म, जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर। Cytoplasm is part of protoplasm present between plasma membrane and nucleus. Plasma membrane और nucleus के बीच वाले living material को क्या बुलाते हैं, cytoplasm. It is a jelly-like fluid containing many biomolecules such as lipids made of fatty acid और glycerol. ये fatty acid और glycerol से बना होता है, इसके अंदर होते हैं, और biomolecules में इसमें रहते हैं, proteins जो होते हैं, amino acid, carbohydrates made of monosaccharides, mono means single, you getting it, monosaccharides and polysaccharides भी, poly माने कई, and vitamin materials. So these kind of constitutions are there in the cytoplasm. Clear? Okay. Now what is cell organelles? अब cytoplasm के अंदर cell organelles भी आ गया। Now what is cell organelles? Cell is consist of certain cell organelles, इसके अंदर पड़े होते हैं। Presence of these organelles is an example of division of labor. ये important होता है, division नहीं होगा काम कैसे होगा? Any organization has an account section, has an admission section, has an administrative section, has an academic section. इसी तरीके से cell organelles भी divided है in terms of functions। और ये माइटोकॉन्ड्रिया सबसे बड़ा है। ऑल्टमैन फाउंड देम एज ग्रैन्युल्स एंड नेम देम एज बायोप्लास्ट। ये जो ऑल्टमैन ने क्या पाया, जो सेल ऑर्गेनल्स, उनको ग्रैन्युल्स बुलाया एंड उसका नाम दिया बायोप्लास्ट। बायो मीन्स लिविंग, लिविंग मटेरियल्स, लिविंग प्लास्ट मटेरियल्स। सी बेंडा कॉइन्ड द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया फॉर द फर्स्ट टाइम, उसी को उसने माइटोकॉन्ड्रिया भी बुलाया। कह रहे यार पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है, नेम देम एज बायोप्लास्ट, जिससे लाइफ आती है, उसी को उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया बताया। माइटोकॉन्ड्रिया प्ले सिग्निफिकेंट रोल, इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि ये एनर्जी देता है सेल को काम करने की। एज द साइट ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन, यहीं पे रेस्पिरेशन होती है, गैस आती है, ऑक्सीजन आती है, एनर्जी मिलती है। प्लांट सेल्स हैव फ्यूअर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एज कंपेयर्ड टू एनिमल सेल्स। प्लांट में थोड़े कम माइटोकॉन्ड्रिया है, एनिमल सेल्स में ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया। It is usually 1 to 10 micro in size. Clear? Then mitochondria is a double membrane bound structure. ये double membrane है mitochondria में, एक तरीके external and internal membrane की तरह मजबूत membrane बनती है क्योंकि it basically works in a well defined form, right? और animal cell में होता है।
इसके बाद हम लोग बात करते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। ये आपकी सेल में बने हुए हैं सेल ऑर्गेनल्स, माइटोकॉन्ड्रिया बनाए तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड इंटर कम्युनिकेटिंग सिस्टम ऑफ चैनल कंसिस्टिंग ऑफ सिस्टर्न वेसल्स एंड एरोफ्लोइड ट्यूबुलेट्स। अब मान लीजिए आप घर में हैं और घर में एक गलियारा है जिससे सब कमरे जुड़े हुए हैं। क्यों जरूरी है? ये गलियारा कम्युनिकेशन क्रिएट करता है, हाँ या ना? इसी तरह सेल में भी हर ऑर्गेनल्स को जोड़ने के लिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंटर कम्युनिकेटिंग सिस्टम ऑफ चैनल भी है। एक तरीके से मटेरियल जा भी रहा है और एक तरीके से एक्सक्रीशन के लिए भी जा रहा है, मटेरियल भी जा रहा है, राइट। और एक दूसरे से सेल ऑर्गेनल्स कनेक्टेड है। ये नैरो फ्लूइड ट्यूब्यूल्स की तरह और सिस्टर्ने और वेसल्स के रूप में रहते हैं। इट वॉज नेड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाय पॉटर इन 1953। उसने पॉटर ने इसका नाम दिया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑल्सो नोन एज द इंडोस्केलेटन ऑफ स्केल। अब आप बोलोगे इंडोस्केलेटन क्या होता है? अरे यार, बाहर जैसे घर में बाउंड्री होती है, अंदर घर के अंदर कमरों का विभाजन होता है। It divides but it also connects to each other। एक तरीके से स्ट्रक्चर बना होता है, बाउंड्री इसकी है, ये इसकी है। इसी तरह इंडोप्लाज्मिक इज ऑल्सो नोन एज द इंडोस्केलेटन ऑफ सेल, राइट। ओके, नाउ ईआर के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो प्रकार। Please pay attention. Avoid communication. Beta, when you study, you have to focus so that you can get the right information, right? And if you will not focus, then the problem will be always remaining. So please pay attention. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो पार्ट होते हैं। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें राइबोसोम्स ऊपर नहीं होता, टेक्स पार्ट इन लिपिड सिंथेसिस। लिपिड माने फैट को तोड़ने का काम करता है, ये वाला बस इसका एक ही काम है, क्योंकि उसमें राइबोसोम ऊपर नहीं है तो ये फैट्स को तोड़ता है। फैट में भी एनर्जी होती है, बट यस और नो, फैट्स भी एनर्जी स्टोरेज होती है, पर ये इसको एनर्जी चाहिए सेल को, तो ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये काम भी करता है, बट उसमें राइबोसोम नहीं होता। हाँ, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम होता है। दिस हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन को तोड़ता है। And ribosomes are attached to this. Clear? Now mitochondria also provide space for storage of synthetic product like glycogen. They also help in secretion. Mitochondria क्या करता है? ये भी also provide space for storage। जो वैसे तो वो पावर हाउस ऑफ सेल है, पर आप जानते हो कभी भी विजन, प्लीज विजन क्रिएट किया करो। माइटोकॉन्ड्रिया मान लीजिए पावर हाउस ऑफ द सेल है, तो कोई भी पावर हाउस वाला, जैसे आपके घर में इन्वर्टर रूम है तो उसके अगल बगल बैटरी रखी रहती है, कुछ एनर्जी वाला मटेरियल रखा रहता है इमीडिएटली यूज करने के लिए। इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया को भी आप समझिए, कुछ सिंथेटिक प्रोडक्ट लाइक ग्लाइकोजन also provide space for storage of synthetic product. They also help in secretion. ये भी मदद करते हैं। Okay, are you getting this idea? See, rough endoplasmic reticulum में देखिए राइबोसोम्स लगे, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स लगे हैं। क्लियर? ये जो डॉट डॉट टाइप। और राइबोसोम्स किस लिए मदद करते हैं? प्रोटीन से। और स्मूथ में क्या है? फैट टूटता है। ओके, now we come down to ribosomes. Ribosomes were discovered and named by Palade. Palade ने इनको डिस्कवर किया और इसका नामकरण किया। Ribosomes are minute organelles that could be seen through electron microscope only. Electronic microscope से देखे बहुत छोटे छोटे ऑर्गन। These are synthesized in the nucleus. ये न्यूक्लियस में synthesize माने तोड़े जाते हैं, उससे एनर्जी मिलती है। Two basic type of ribosomes are there, 70S and 80S type. राइबोसोम के दो प्रकार हैं, 70S और 80S। ऑन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ राइबोसोम, ये क्यों नाम है? क्योंकि इनका स्ट्रक्चर और इनके फंक्शन के प्रारूप से। क्लियर? अब आइए चलिए 70S क्या होता है। 70S राइबोसोम्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक माने जो ओरिजिनल वाले, जो इनिशियली सब एक्टिविटी अनडिवाइडेड एंड मतलब वेल डिमार्केटेड नहीं है। Mitochondria and plastids of eukaryotic cell and consists of 50S and 30S smaller subunits. ठीक है, इसमें क्या है? 70 are found in mitochondria and consists of 50S larger and 30S smaller subunit. 80S ribosomes are present in cytoplasm eukaryotic cells. तो prokaryotic में 70S,
थोड़े बहुत माइटोकॉन्ड्रिया एंड कंसिस्ट ऑफ 50s एंड 30s लार्जर सब यूनिट्स होते हैं। इधर आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक 80s। इनका स्ट्रक्चर ये होता है, पर ये काम क्या करते हो अभी आगे एक बार। एंड कंसिस्ट ऑफ 60s लार्जर एंड 40s स्मॉलर सब यूनिट। देखिए कभी भी हम लोग जब कैप्टन बनता है तो एक वाइस कैप्टन, एक सपोर्टिंग कैप्टन बनता है, या हाउस कैप्टन बनता है तो वाइस हाउस कैप्टन, हाउस प्रीफेक्ट बनता है, हाँ या ना, हमेशा। तो सिमिलरली प्रोकैरियोटिक सेल में 70s है तो उसमें मदद कौन कर रहा है, 50s और 30s। और 80s में कौन मदद कर रहा है, 60s एंड 40s। समझ में आया? इस तरीके से थोड़ा सा वी बना लेना, राइट। 70s प्रोकैरियोटिक सेल ये 80s यूकैरियोटिक सेल ये क्लियर? ओके। इट प्रोवाइड स्पेस एज वेल एज प्रोटीन इन सेल। ये क्या करता है, ये मदद करता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, हेंस कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ सेल। वेंकट रमन रामकृष्णन, जिनको नोबेल प्राइज मिला था 2009, उन्होंने यही स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स पे काम किया था। और ये नाम याद रखिएगा क्योंकि इंडियन ओरिजिन के हैं, तो ये सवाल अक्सर यूपीएससी ऑलवेज पेज एम्फेसिस for the national pride. They identify the people of Indian origin or Indian achievers. Okay. Now we come down to lysosomes. Lysosomes क्या होते हैं? They are called the suicidal bags. Why? Because they are like, you keep security guards in your house. That is exactly what lysosomes are. Lysosomes were discovered by Christian D. Dewey in 1955. Christian D. Dewey ने इसको ढूंढा। They are commonly called suicidal bag of the cell. अगर आप कुछ नहीं खाओगे तो लोग बोलते हैं अरे भाई मेरा वो सामान रखा है, यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो वैसे ही रहेगा। बट बॉडी के साथ तो ऐसा होता नहीं, क्योंकि उसके इनवॉलंटरी मूवमेंट भी हो रहे हैं उसके अंदर। तो वो अगर आप एनर्जी नहीं दोगे तो वो क्या करेगा, सेल ही को खाना शुरू कर देगी। इसीलिए उसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। लाइसोसोम इज सिंगल मेम्ब्रेन स्फेरिकल टाइनी सैक लाइक बॉडी, और it is most common in eukaryotic cells but abundantly found in animal cells exhibiting। ये ज़्यादातर eukaryotic cell में पाए जाते हैं, but animal cells में phagocytic activity ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें दुनिया भर के एनिमीज घुस जाते, तो उनको चारों तरफ से घेर के मारने का काम लाइसोसोम्स करता है। क्लियर? ओके। दीज आर रिजर्वॉयर्स ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम। इनमें एक तरीके से जैसे बंदूक की गोलियां होती है, इसी तरह इनमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं, चारों तरफ से वो सब्सटेंस को, सच ए प्रोटीन न्यूक्लियर कैन हाइड्रोलाइज, तो ये डिफरेंट सब्सटेंस को चारों तरफ से हाइड्रोलाइज तरीके से सराउंड कर लेते हैं। These help in the digestion of material taken by endocytosis। तो जो अंदर इंटरनलाइजेशन ऑफ सब्सटेंसेस जब पहुंच जाते हैं तो उनको डाइजेशन मदद करते हैं। क्लियर? यस और नो? Okay, now we'll go to the Golgi bodies. Now Golgi bodies were discovered by Camillo Golgi in 1898. इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया क्योंकि he identified a very important part of the cell. Right, it is a complex organization of net-like tubules or vessels surrounded by smaller spherical vessels। ये भी tubules की तरह जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है एक प्रकार से, इसी तरह ये complex organization of net-like tubules और vesicles surrounded by small spherical vesicles। पता लगाया इन्होंने कि ये ओके रास्ते बने हुए हैं, ये क्या है। It is mainly present in eukaryotic cell। Eukaryotic माने well developed cell। बार बार रिवाइज करा रहा हूँ, U माने well developed, pro माने undeveloped। Okay? Now except mammalian RBCs, they are abundantly found in secretory cell। अब tubules हैं तो secretory cells में secretion ले जाने के लिए काम करेंगे, हाँ या ना? So you can get that point। But क्या है इसका काम? The Golgi apparatus क्या करता है? Plays an important role in the formation of lysosome। ये जो एक तरीके से तुम समझो इसको ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन जैसे OTA है, NDA है, IMA है, इस तरीके से ये भी एक लाइसोसोम्स को तैयार करता है। लाइसोसोम्स और ये क्या लाइसोसोम आपको मालूम है ना क्या है? What does it do? It is kills the phagocytic, it surrounds and kills the enemy things which enter the cell। Similar, acrosome of spawns formation of yolk and storage of secretion ये Golgi apparatus करता है। Formation of pectin plants,
formation of melanin granules and secretion of hormones. The carbohydrates link with proteins to form glycoproteins in Golgi bodies. जो carbohydrates हैं ये क्या करते हैं, प्रोटीन के साथ मिलके ग्लाइकोप्रोटीन्स तैयार करते हैं Golgi bodies में. ये अब आप समझ रहे हैं ना, this is like, it is like a kitchen section where material are being created and secretions are being made ready. Okay, और आगे पढ़िए, चलते हैं सेंट्रोसोम. अब आता है ये सेल का एक और ऑर्गेनल है. कौन सा? सेंट्रोसोम. सेंट्रोसोम इज अ स्ट्रक्चर फाउंड इन एनिमल सेल एंड सम लोअर प्लांट्स. क्लाइमेडोमाइनस जो प्लांट है उसमें आता है. इट इज कंपोज ऑफ टू ग्रैन्यूल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियोल्स. इसमें दो ग्रैन्यूल्स होते हैं सेंट्रियोल्स. आपको मालूम है डिवीजन होता है, सेल डिवीजन, तो ये इसी के आधार पे सेंट्रोसोम का बहुत उसमें एक्टिव रोल होता है. द टर्म सेंट्रोसोम वाज कॉइन्ड बाय टी पवेरी. किसने बनाया था? टी पवेरी ने सेंट्रोसोम वर्ड बोला था इन 1888. ड्यूरिंग सेल डिवीजन इट इज डिवाइडेड इनटू टू पेयर्स ऑफ सेंट्रियोल्स. वो दोनों अलग अलग पोल्स की तरफ चलते हैं, विच मूव टुवर्ड्स टू ऑपोजिट पोल्स, एंड फिर वहां से क्रोमोसोम्स बीच में कनेक्ट हुए क्रोमैटिन मटेरियल खींचते हैं और सेल डिवीजन होता है. क्लियर? नाउ each centriole is made up of microtubules with group of triplet fibers. ये microtubules होते हैं जिसमें triplet fibers उसमें जुड़े होते हैं, राइट? ओके, चलिए इसको आप सामने आगे दोबारा सेल डिवीजन में पढ़ोगे तब और क्लियर हो जाएगा. Is it clear to all of you? Now we come down to vacuole. Vacuole cell organelle, it is surrounded by a single membrane called tonoplast and filled with liquid substance. Liquid substance से भरा हुआ ये tonoplast होता है. Then its size is large in plants while in animal it is absent or very minute in size. ये जो vacuole होता है प्लांट सेल में बड़े रूप में दिखता है और एनिमल सेल में बहुत माइन्यूट रूप में. इट कंसिस्ट ऑफ एंथोसाइनिन पिगमेंट दैट गिव्स रेड और पर्पल कलर टू फ्लावर्स. एंथोसाइनिन पिगमेंट होता है जिससे रेड और पर्पल फ्लावर्स दिखते हैं, इसलिए बिकॉज दिस इज vacuole because that is anthocyanin is there inside that. Okay, चलिए आगे और बढ़ते हैं. ये छोटे छोटे पॉइंट्स याद करते रहना, and this way you will develop a good knowledge about the cell. This will be enough to clear for your crash course kind of course which we are creating for you. Now plastids क्या थे? Plastids were discovered by Haeckel. But term plastid was given by Schimper. वैसे डिस्कवर किसने किया था? हैकल ने, पर नाम किसने दिया? शिम्पर ने. प्लास्टिड तीन प्रकार के होते हैं. ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूको माने व्हाइट, इट इज अ कलरलेस प्लास्टिड फाउंड इन अंडर ग्राउंड रूट्स, स्टेम्स एंड स्टोर्स फूड. क्लियर? ओके, नेक्स्ट दूसरा प्लास्टिड कौन से होते हैं? क्रोमोप्लास्ट. क्रोम माने कलर. It is colored plastid found in colored parts of flowers, leaves, petals and fruits. जहाँ पे आपको कलर दिखता है प्लांट का, उसका कारण क्रोमोप्लास्ट है. It is found in the form of lycopene. In tomato, carotene. In carrot, carotene से उसको कलर मिलता है, और lycopene से टोमेटो का रेडनेस. So क्लोरोप्लास्ट क्या है? ये ग्रीन कलर के होते हैं. You know it helps in, it stores chlorophyll, so that is why it is green in color and found in cell green plants. ठीक, क्लियर? तो प्लास्टिड समझ में आ गए. अब ना क्लोरोप्लास्ट को और ध्यान से पढ़ते. क्लोरोप्लास्ट वाज डिस्कवर्ड बाय शिम्पर. इसने क्या बताया? क्लोरोप्लास्ट इज अ सेल ऑर्गेनल फाउंड इन ग्रीन प्लांट्स. ये ग्रीन प्लांट्स में एक सेल ऑर्गेनल, सेल का एक हिस्सा है. इट्स अ पार्ट, सब यूनिट. इट कैन बी वेरियसली शेप, कप शेप भी होता है. एग्जाम्पल कोलेरा, क्लाइमेडोमाइनस, ये सब में कोलेरा में और क्लाइमेडोमाइनस में ये मिलता है. गर्डल शेप्ड, एग्जाम्पल उलोथ्रिक्स, उलोथ्रिक्स में रिबन शेप, एग्जाम्पल स्पायरोगैरा. तो ये आपको मैच दी फॉलोइंग में याद रखने की जरूरत है. कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट, कोलर क्या लिखा है? क्लोरेला. क्या? क्लोरेला, क्लोरेला एंड क्लाइमेडोमाइनस, इनमें कप शेप मिलता है. गर्डल शेप कहाँ मिलता है? उलोथ्रिक्स. Yes, this is also type of plant, and ribbon shape मिलता है स्पायरोगैरा. Okay, chloroplast consists of pigments such as chlorophyll, carotene and xanthophyll. इसमें तीन चीजें होती है, chlorophyll,
carotene, xanthophyll. Now please understand this. Many of you do not study fully, so you will write chloroplast only has chlorophyll. No, it has chlorophyll, carotene and xanthophyll. Clear? Okay. It is composed of matrix trauma covered by double membrane. What is matrix? Movie देखी होगी, वेब शेप स्ट्रक्चर, एक तरीके इधर कटा उधर कटा, नेट टाइप, जालीदार, राइट? सो मैट्रिक्स स्ट्रोमा कवर्ड बाय डबल मेम्ब्रेन, उसमें ऐसे डबल मेम्ब्रेन का मैट्रिक्स स्ट्रोमा उसके अंदर बना होता है, राइट? इन द स्ट्रोमा सैक लाइक मेम्ब्रेनियस यूनिट, छोटे छोटे पोटली होती है ना, पोटली, छोटी पोटली, अरे पत्थर की डाल लो, कोई हीरे मोती, पिक्चरों में देखा होगा छोटे छोटे हीरो को पोटली मान लेते हैं, राइट? सिमिलरली पोटरी, दैट इज द थैलाकॉइड्स उसको बुलाते हैं, फाउंड दीज थैलाकॉइड्स आर स्टैक्ड वन अबव द अदर, छोटी छोटी पोटरी एक के ऊपर रखी हुई। वन सच स्टैक इज कॉल्ड एज ग्रैनम, और ये जो पोटली का एक पूरा स्ट्रक्चर जो स्टैक है इकट्ठा एक झुंड, उसको ग्रैनम बोलते हैं। इन साइनोबैक्टीरिया ग्रैनुलस क्लोरोप्लास्ट दैट इज क्रोमैटोफोर्स आर प्रेजेंट। जो साइनोबैक्टीरिया है उसमें क्या होता है? ग्रैनुलस क्लोरोप्लास्ट, इसमें क्रोमैटोफोर्स आर प्रेजेंट। ठीक, ये टेक्निकल टर्म्स थोड़े याद रखना बच्चे। अब आगे चलते हैं न्यूक्लियस। क्लियर? ओके, न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सेल की, क्योंकि इससे बहुत सारी एक्टिविटीज कंट्रोल कर। न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने इन 1831। एवरी यूकैरियोटिक सेल कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट वन almost spherical, dense, highly specialized structure called as nucleus. ये बीच में होता है। Exception sieve tube element of mature phloems in plants, RBC of mammals, इन सब में ये चीज आपको दिखती है, न्यूक्लियस जो बेसिकली इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है। अब ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी, अब न्यूक्लियस का रोल क्या है? ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ सेल आर अंडर द कंट्रोल ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के कंट्रोल में होते हैं। केमिकली न्यूक्लियस 70%, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से कीप नोटिंग, 70% प्रोटीन, 20% डीएनए, 5% आरएनए एंड 3% लिपिड। क्या चीज? लिपिड इज फैटी मटेरियल्स, राइट? एनर्जी स्टोरेज टाइप। 70% प्रोटीन, 20% डीएनए, 70 + 20 90, 5% आरएनए एंड 3% लिपिड। ये केमिकली उसके अंदर प्रेजेंट होता है। रेस्ट ऑफ कोर्स द प्लाज्मिक मटेरियल विल बी देयर। न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। इसके हिस्से क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इट इज डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन एंड सराउंड्स द न्यूक्लियोलस ऑफ यूकैरियोटिक सेल। ये डबल मेम्ब्रेन होती है। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये डबल, और ये न्यूक्लियोलस को सराउंड करती है ताकि उसको प्रोटेक्ट रखे। एक तरीके से आप समझ लीजिए कि हाउ शुड आई टेल यू, कंप्यूटर में यूपीएस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कंट्रोल करता है। इसी तरह कई बार कई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में मेन ऑफिस होता है, हेड ऑफिस, उसके चारों तरफ सिक्योरिटी ज़्यादा होती है, जीएम साहब बैठते हैं, डीजीएम साहब बैठते हैं, काइंड ऑफ थिंग। गॉट इट? सेम थिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, डबल लेयर्ड लेयर जो एंड सराउंड द न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस के चारों तरफ होता। उसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। प्लाज्मिक मटेरियल होगा तभी तो न्यूक्लियस के अंदर वाले पार्ट भी दे विल कीप लिविंग, कीप ब्रीदिंग, कीप लिविंग। इट इज क्लियर, जेल लाइक। अब ध्यान से सुनो, जेल लाइक ग्राउंड मैट्रिक्स हैविंग आयॉन्स, एक ग्राउंड में जाल की तरह जेल के हिसाब से, हैविंग आयॉन्स, प्रोटीन, न्यूक्लियोटाइड एंड राइबोसोम्स, ये सब उसमें जुड़े होते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म आपने पढ़ा था अभी 20, बट यू आर थिंकिंग व्हाट अबाउट द रेस्ट मटेरियल? न्यूक्लियोप्लाज्म इज देयर। क्रोमैटिन थ्रेड्स एंड न्यूक्लियस आर एम्बेडेड इन इट। क्रोमैटिन थ्रेड्स किस लिए काम आते हैं? रिप्रोडक्शन जब शुरू होता है तो क्रोमैटिन थ्रेड गेट्स एक्टिव, यही स्पिंडल फॉर्मेशन करके सेल डिवीजन में मदद कराते हैं। तो ये होते हैं, और न्यूक्लियस इसी के अंदर एम्बेड होता है। किसके अंदर? न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। अब आइए, न्यूक्लियोलस क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। यस, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय फोंटाना इन 1781। आप लोग को एक मैच द फॉलोइंग और एमसीक्यूज ध्यान से पढ़ने हैं, अपने आप कुछ प्रैक्टिस करने हैं ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो। इट इज अ नॉन मेम्ब्रेनस स्फीयर लाइक स्ट्रक्चर। ये जो न्यूक्लियोलस है ये नॉन मेम्ब्रेनस, क्योंकि ये तो वैसे ही मेम्ब्रेन के अंदर है। एंड स्फीयर लाइक स्ट्रक्चर कंपोज ऑफ 10%
क्या, आरएनए, और 85% प्रोटीन एंड 5% डीएनए। हो गया तुम्हारा 100, राइट। आरएनए, डीएनए और प्रोटीन, इट टेक्स पार्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट्स। आरएनए एंड सम स्पेसिफिक, इनके प्रोटीन सिंथेसिस में काम करते हैं। सम स्पेसिफिक, इट टेक्स पार्ट इन द प्रोडक्शन माने, सॉरी, एंड सिंथेसिस, इट इज प्रोडक्शन और राइबोसोमल सब यूनिट्स, आरएनए एंड सम स्पेसिफिक प्रोटीन को ये तैयार करता है ताकि ये काम, इससे बेसिकली दे आर वर्किंग एज अ सपोर्ट सिस्टम, राइट। नाउ वी कम डाउन टू क्रोमैटिन। ये क्या है? क्रोमैटिन थ्रेड्स बताए थे ना अभी, न्यूक्लियोप्लाज्म में होते हैं। So it is present in the nucleoplasm as thin thread. It is made up of DNA and histones and non-histone protein. Protein दो प्रकार की, histone and non-histone. During cell division, chromatin condenses into chromosomes. Chromatin material chromosomes की तरीके से प्रारूप ले लेते हैं. Good for you. Understood? Now we come down to nucleic acid. ये न्यूक्लिक एसिड्स आर कॉम्प्लेक्स कार्बोनिक कंपाउंड्स। ध्यान से पहले पढ़ लो फिर आगे पढ़ा। Now pay attention, please pay attention. Are complex carbonic compounds and most important macromolecules. ये मैक्रो थोड़े बड़े molecules of cell. They are polymers. Polymer माने made of multiple things. Smaller units called nucleotides. Joined to end by phosphodiester bonds. Phosphorus, you getting the point? Phosphodiester bond to form long chains. लंबे से न्यूक्लिक एसिड एक तरीके से चेन के रूप में होते हैं। नाउ न्यूक्लियोटाइड्स, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट। मैंने बताया था फॉस्फोरस से क्या बनते हैं? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स। इसी तरह न्यूक्लियोटाइड में शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट से बनता है न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियस शुगर प्लस नाइट्रोजनस बोस, राइट। न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फोरस एक्स्ट्रा होता है और न्यूक्लियोटाइड में शुगर और नाइट्रोजनस बेस होता है। थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना, नेवर गेट कंफ्यूज्ड। टू न्यूक्लिक एसिड्स अबंडेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो ज्यादातर मिलते हैं वो एक तो डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और डीएनए इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ये डबल पढ़ा होगा, यूरेसिन, थायरोसिल, गुआनिन, गायोनिन। Yes, with two nucleotide chains that run parallel to each other. It consists of pentose sugar deoxyribose, phosphoric acid and nitrogenous base. ये क्या है, क्या क्या चीजें हैं डीएनए में? शुगर डी है, पेंटोस शुगर डीऑक्सीराइबोस भी है, फॉस्फोरिक एसिड भी है और नाइट्रोजनस बेस भी है। क्लियर? ओके। अब ये मैंने आपको बताया था डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में क्या क्या जुड़ा होता है। प्यूराइंस होता है, प्यूरिमिडाइंस होता है। प्यूराइंस में एडनिन गुआनिन होता है, प्यूरिमिडाइंस में साइटोसिन थायनिन होता है। क्लियर? प्यूराइन में क्या होता है? एडनिन गुआनिन, और प्यूरिमिडाइन में साइटोसिन और थायमिन। क्लियर? हाँ, यू विल लर्न ओवर अ पीरियड। अभी तो मैप और सीखोगे तो इट विल कम। नाउ एडनिन पेयर्स विद थायमिन एंड गुआनिन पेयर्स विद साइटोसिन। क्लियर? तो ये आपस में पेयर करते हैं। डीएनए कैरीज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जो आप लोग की जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो पेरेंट्स से हमारे पास आती है, ये डीएनए लेके आता है, कंट्रोल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल को रखता है। इट सर्व्स एज हेरिडेटरी आर्टरियल, ये हेरिडेटरी की आर्टरी। आर्टरी क्या होता है? प्योर ब्लड, कैरिंग प्योर ब्लड। वैसे ही ये एक तरीके से इट फंक्शन एज ब्लूप्रिंट फॉर बिल्डिंग। आप ब्लू मैप बनाते हो, व्हाट इज ब्लूप्रिंट? कभी देखा है, कभी नक्शा देखा है बिल्डिंग का? वो ब्लू कलर का होता है, उसमें लाइनें बनी होती है, उसी से ब्लूप्रिंट बोलते हैं। ब्लूप्रिंट माने द बेसिक मैप, द बेसिक स्ट्रक्चर, उसको ब्लूप्रिंट बोलते हैं। एंड रनिंग सेलुलर मशीनरी, ये ब्लूप्रिंट लाता है कि किस प्रकार से नया जीवन तैयार होगा, नया व्यक्ति दिखेगा या सेल दिखेगा। और रनिंग सेलुलर मशीनरी, मशीनरी को किस तरह काम करना होगा, तो डीएनए वर्क्स दैट। क्लियर? नाउ वी कम डाउन द सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर जीन्स। ये ज्यादातर जीन्स जो जेनेटिक मटेरियल इंफॉर्मेशन लेके जाता है, विच आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम। Now genes code for different proteins. Apart from genes, non-coding sequences are also present in DNA. Of course, coding genes तो हैं ही, but non-coding sequences भी हैं. Okay, DNA is of different type, like A DNA, B DNA, C DNA, D DNA, Y
tDNA, transmitter DNA is present in T plasmid. Clear? Okay. अब आइए RNA क्या है? Ribonucleic acid, it consists of ribose sugar, phosphoric and joined with 4 nitrogenous base. Sugar, nitrogenous base and phosphoric acid है कि नहीं? इससे बन रहा है आपका RNA में restriction in nucleus are special that cut DNA at specific site, so called molecular scissors restriction. और इन दोनों को काटने के लिए न्यूक्लियर बोल रहा है, क्या बोल रहा है? मॉलिकुलर सीजर, एक कैंची की तरह काटने का काम करते हैं। इसमें भी प्यूराइन, पिरिमिडाइन है, इसमें प्यूराइन, एडनिन, गुआनिन है, पर यहाँ पे पिरिमिडाइन में ध्यान दीजिएगा साइटोसिन और यूरेसिल। क्लियर? जहाँ वो थाइमीन आता था, यूरेसिल। ओके, नाउ वी कम डाउन टू क्रोमोसोम। थोड़ा चल रहा है, रफ्तार ठीक है? एवरीबडी एबल टू कीप अप द पेस? देखो अगर पेस में प्रॉब्लम होगी तो थोड़ी देर पॉज करके दोबारा भी देख लेना, बट कीप स्टडिंग बिकॉज दिस हैज टू वर्क एज अ क्रैश कोर्स, हैज टू गिव यू ऑल द इंफॉर्मेशन इन लेस टाइम। यू कीप रनिंग इट, समथिंग विल गो इनटू योर हेड, रिवाइज इट अगेन, फिर आएगा, फिर रिवाइज इट अगेन एंड यू विल डू वेल। क्रोमोसोम, टर्म क्रोमोसोम वाल्डेयर ने दिया था 1888 में। सुटोन एंड बोवेरी प्रूव दैट क्रोमोसोम इज द फिजिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी। ये सुटोन एंड बोवेरी ने कहा कि फिजिकल बेस है in the chromosomal theory of inheritance. Now, chromatin material which is made of DNA, which is found in the interphase nucleus, gets condensed at the time of division into small and thick threads called chromosomes. ये chromatin threads जो पड़े हैं बाद में condense हो जाते हैं, तो ये बन जाते हैं chromosomes, और इन्हीं को poles में pull करके cell division पूरा होता है। Chromosome number for a species remains always same, हमेशा same रहते हैं। It is diploid, that is 2n, double N structure in somatic cell, and haploid in gametes. Haploid means single structure. Chromosome has one or more centromeres, एक centromere center एक से ज़्यादा होगा, and arms, और उस arms को chromatids बोलते हैं। centromere बीच में होता है, arms बाहर है, arms को खींच लिया तो वो एक अलग बन के आ गया, वो अलग बन के आ गया। क्लियर? इतना स्ट्रक्चर समझ में आ रहा होगा। आगे you will be studying cell division, you will get it all clear. Genome is the haploid entity of an organism's hereditary information. जो उसके अंदर genome होता है उसी में hereditary information रखी होती है। It includes both genes and non-coding sequences. उसमें genes भी होता है और non-coding sequence of DNA, RNA भी होता है। थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखिए, ये देखिए आर्म्स बना है, सेंट्रोमियर बना है, ये बाद में इनके लंबे जो क्रोमैटिड मटेरियल खींचने के लिए, राइट, मेटासेंट्रिक यहाँ पे बीचों बीच में है, और सब मेटासेंट्रिक माने किनारे हो गया। इज इट क्लियर? ये देखिए मेटासेंट्रिक ये वाला है, बीचों बीच में दोनों बना हुआ है, और सब मेटासेंट्रिक माने थोड़ा सा टिल्टेड बट दिस साइड, सब माने क्या होता है? सब मीन्स अंडर कंस्ट्रक्शन, मेटासेंट्रिक एंड एक्रोसेंट्रिक बीच और बीच में, एक इधर खींचो एक इधर खींचो। टेलोसेंट्रिक क्या होता है? In the one only is left, now एक chromatin material गायब है, right? Okay, थोड़ा स्ट्रक्चर समझ में आया होगा, फिर want to see again, oh sorry, okay we'll get back. Telocentric समझ में आ गया? देखो only one is acrocentric में दोनों बराबर आ गए। अभी सब मेटासेंट्रिक में अभी मूवमेंट हो रहा है, आर्म क्रोमैटिड, और ये मेटासेंट्रिक माने बिल्कुल मिडिल बन गया। ओके, तो एक तरीके से इट्स लाइक मूवमेंट ऑफ अ क्लॉक, बट देन इट गेट्स डिवाइडेड। एनीवे, सम ऑर्गेनिज्म्स एंड देयर क्रोमोसोम नंबर, ये थोड़ा सा याद कर लेना। राउंड वॉर्म में 2 क्रोमोसोम होते हैं। ऑर्गेनिज्म, मॉस्किटो में कितने होते हैं? 6। गार्डन पी में 14 क्रोमोसोम्स, अनियन में 16 क्रोमोसोम्स, माइज में, मेज माने मकई, राइट, मेज में 20, राइस 24, सनफ्लावर 34 क्रोमोसोम्स, माउस 40 क्रोमोसोम्स, रैट में 42 क्रोमोसोम्स, ह्यूमन बींग्स 46, एंड पोटैटो में 48 क्रोमोसोम्स। मतलब ये जेनेटिक मटेरियल होते हैं, राइट? जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, जस्ट टू अंडरस्टैंड।
अब आइए, लार्जेस्ट क्रोमोसोम नंबर 1262 हैज बीन रिकॉर्डेड इन अ फर्न प्लांट। एक फर्न प्लांट में इतने क्रोमोसोम 1262, हम लोग तो 23 पेयर्स है। ओके, एग्जाम दैट इज ऑफियोग्लोसम, ऑफियोग्लोसम लिखा हुआ है। कैरोटाइप इज द नंबर एंड अपीयरेंस ऑफ क्रोमोसोम्स इन न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल। एक प्रकार का होता है कैरियोटाइप। आइडियोग्राम इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कैरियोटाइप। जो आइडियोग्राम डायग्राम बनाते हैं, इट इज यूज्ड पॉइंट फॉर रेफरेंस ऑफ एनालाइजिंग म्यूटेशन। म्यूटेशन माने द चेंजेस, म्यूटेशन मीन्स चेंजेस, द डेवलपमेंट, द चेंजेस टेकिंग प्लेस। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका सेल डिवीजन। ओके, सेल डिवीजन जो है, डिवीजन ऑफ सेल एट द टाइम ऑफ ग्रोथ इज द कैरेक्टर ऑफ लाइफ। The period from the starting of one cell division to another cell division is known as cell cycle. During cell cycle एक चीज होता है कैरियोकिनेसिस, इसमें डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होता है, एंड साइटोकिनेसिस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। देखिए, जब भारत और पाकिस्तान डिवाइड हुआ था तो दो चीज़ें हुई थी भाई, उसका सेंटर ये बनेगा और ये राजधानी होगी और ये देश बनेगा, इसी तरह यहाँ पे राजधानी और देश। इसी तरीके से आप राजधानी की बात करें तो कैरियोकाइनेसिस मान लीजिए, और पूरे देश की बात करें तो साइटोकाइनेसिस मान लीजिए। क्लियर? ओके, जब सेल डिवीजन होता है उससे पहले उसकी तैयारी होती है, उसको हम लोग बुलाते हैं, वी कॉल इट इंटरफेस। इंटरफेस इज स्टार्टिंग ऑफ द सेल डिवीजन वेयर वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द सेल डिवीजन। ड्यूरिंग इंटरफेस द सेल सिंथेसिस ऑल द प्रोटीन्स रिक्वायर्ड इन सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन में ताकत भी चाहिए होगी, एनर्जी चाहिए होगी, रेस्ट, तो वो प्रोटीन्स रेडी कर लेता है। इट इंक्लूड्स रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, डीएनए का रेप्लिकेशन शुरू हो जाता है। इंटरफेस इज डिवाइडेड इनटू G1, S एंड G2 फेजेस। 3 फेजेस होते हैं, G1, S और G2 फेज। अब आइए, मेटाफेज इज द डिवाइडिंग फेज। इट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। मेटाफेज अब शुरू हो गया आप इंटरफेज के बाद, इसमें माइटोसिस एंड मियोसिस। अब माइटोसिस की बात करते हैं। Okay, now we come down to mitosis. Mitosis was first described by E. Strasburger 1875 में in plants. उसने बताया कि माइटोसिस सेल डिवीजन E. Strasburger ने क्लियर किया, एंड बाय W. Fleming also in animals. प्लांट में किसने किया? E. Strasburger, और एनिमल्स में किसने बताया? W. Fleming. Now mitosis term was coined by W. Fleming. उसने नाम दिया in 1882, कुछ साल बाद, ताकि डिवीजन क्लियर रहे सबके दिमाग में। इट यूजुअली अकर्स इन सोमैटिक सेल्स, हेंस कॉल्ड सोमैटिक डिवीजन, एंड माइटोसिस मेनली अकर्स फॉर ग्रोथ। ये ज़्यादातर ग्रोथ के लिए ही होता है। ओके, नेक्स्ट वी कम डाउन माइटोसिस की इन 2 स्टेजेस, इनटू 2 फेज, 2 स्टेजेस। वन इज कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस एक होता है। कैरियोकाइनेसिस क्या है और साइटोकाइनेसिस क्या है बताइए? कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियस का डिवीजन, क्या है साइटोकाइनेसिस? बाकी साइटोप्लाज्म का डिवीजन, राइट? तो कैरियोकाइनेसिस के 4 सब स्टेज। पहले प्रोफेज, आफ्टर इंटरफेज प्रोफेज कम्स। इंटरफेज क्या था? हम लोग ने बताया था ना, मूवमेंट शुरू हो गया, सिंथेसिस रेडी हो रहा है कि भाई हमारा सेल डिवीजन होना है, बी रेडी। यस, प्रोफेज होता है इंटरफेज के बाद, विच इज फर्स्ट एंड लॉन्गेस्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस। ये डिवीजन होने से पहले वाला फेज होता है, तो ये सबसे लंबा होता है, क्योंकि तैयारी इंटरफेज में तो थोड़ी एनर्जी सिंथेसिस हो गई, प्रोफेज शुरू होता है। इसका पहला पार्ट मेटाफेज। ड्यूरिंग स्टेज स्पिंडल फॉर्मेशन अकर्स। स्पिंडल फॉर्मेशन माने वो थ्रेड्स पकड़ते हैं और वो शुरू हुआ। ड्यू टू अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर एट द सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम्स। ये सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम्स में जब अटैच होते हैं, the chromosome align themselves in the center of equator due to their active movements, और जाके सब बीचों बीच में हो जाते हैं। I have deliberately tried not to show you now, you'll see it later, but why I want is that I want your full attention and focus. तो बीचों बीच में आ गए, समझ में आया नहीं है? It due to what क्या बीचों बीच में आ गए? क्रोमोसोम लाइन में आ गए। ओके, देन मेटाफेज के बाद एनाफेज होता है।
दिस इज शॉर्टेस्ट स्टेज, इसमें बहुत थोड़ा काम होता है. क्रोमोसोम डिवाइड एट द पॉइंट ऑफ सेंट्रोमियर एंड दस टू सिस्टर क्रोमेटॉइड्स आर फॉर्म्ड. क्रोमोसोम जो सेंट्रोमियर, जो सेंटर पॉइंट है जिसमें अभी इकट्ठा हो गए थे, उसके दो हिस्से हो जाते हैं और 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स, मतलब ये है, ये ब्रेक हो गया तो अब उससे जुड़े हुए 2 क्रोमैटिड भी रेडी है. These sister chromatid move towards opposite poles. अब उनके धागों से वो खिंच जाते हैं to the opposite poles of spindle. Now telophase, यहाँ पे क्या है, ये खिंचते खिंचते पहुंच जाते पोल्स. Telophase means they go, chromosome reach opposite poles और पहुंच चुके हैं. A nuclear membrane फिर reappears around it. अब वो अलग अलग डिवीजन हो गए, यानी दिल्ली तैयार हो गया, उधर कराची और रावलपिंडी, बाद में इस्लामाबाद बना था, तो ये तैयार हो गया, राइट. नाउ इज और 10 रीअपेयर्स, फिर मेम्ब्रेन भी आ जाती है और उनके 10 फॉर्मिंग 2 डॉटर न्यूक्लियाई बन जाते हैं. समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? यस, थोड़ा ही थोड़ा समझो, बाद में संपूर्ण रूप आपके डिवीजन से आएगा. नेक्स्ट वी कम डाउन टू साइटोकाइनेसिस. मैंने क्या बताया था, कैरियोकाइनेसिस में क्या हुआ, न्यूक्लियस डिवीजन. साइटोकाइनेसिस में क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ 2 न्यूक्लियाई इज फाउंड बाय डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, thus forming 2 cells by cell plate only in plants और cell furrow method only in animals. ये क्या करता है, सेल प्लेट, एक प्लेट की तरह, और सेल फरो माने एक तरीके से, व्हाट शुड आई से, एक छोटी सी कैविटी बन के धीरे धीरे मिल जाती. गॉट इट? सो दैट इज सेल फरो मेथड इन एनिमल्स एंड सेल प्लेट इन प्लांट्स. तो ये देखिए, प्रोफेज में क्या हुआ, अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज में, मेटाफेज में बीच में आ गए, एनाफेज में खींचना, और टेलोफेज में अलग अलग बन गए. Okay, now different stages of mitosis. एक मियोसिस भी तैयार हुआ, ये है फार्मर एंड मूर ने प्रपोज है मियोसिस. अब भाई अगर माइटोसिस ही होता रहेगा, ग्रोथ तो रिडक्शन नहीं होगा, तो पता चला फादर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, सन 46 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, तो उसको कंट्रोल भी करना इंपॉर्टेंट. तो इसमें फार्मर एंड मूर ने पता लगाया कि हर चीज आउट ऑफ प्रोपोर्शन जाए तो मियोसिस भी होता है. Meiosis is the part of the cell division which tends to control it back to normal size. This type of cell division is found only in reproductive cells. But ये कहाँ होता है, reproductive cell. The nucleus divides twice, but chromosome divides only once. अब nucleus 2 बार divide हो गया, but chromosome 1 ही बार divide हुआ, तो automatically control system शुरू हो गया. The number of chromosomes in the daughter cell is half the number of chromosomes of mother cell. अब वहाँ पे डॉटर सेल में हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आ गए. पहले मदर सेल में कितने थे क्रोमोसोम्स, 23 पेयर, दैट इज 46. अब मदर डॉटर सेल में आए 23. 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स आर फॉर्म और 4 हैप्लॉइड सिंगल एन. 2n है हम लोग के डबल पेयर, बट हियर सिंगल एन. तो ये 4 हैप्लॉइड आर फॉर्म. बेस्ट मटेरियल टू स्टडी इज अनओपन फ्लावर बड्स ऑफ ओनियन. अगर अनियन के आप फ्लावर पार्ट देखें तो आप उसमें स्टडी कर सकते हैं कि मियोसिस किस तरह होता है. चलिए आगे इसको थोड़ा समझिए. इट कंसिस्ट ऑफ 2 डिवीजन मियोसिस का. फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में क्या होता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट रिड्यूसेस द क्रोमोसोम नंबर टू हाफ. क्रोमोसोम नंबर पहले जो डबल थे उसको हाफ करते हैं. इट कंप्राइजेस 4 सबस्टेज. इसके भी 4 सबस्टेज होते हैं, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1. ओके, नाउ प्रोफेज 1 में क्या होता है, इट इज द लॉन्गेस्ट फेज एंड डिवाइडेड इनटू 5 स्टेप्स. इसके भी लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्सीटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस. क्या, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्सीटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस. ये इसकी 5 स्टेज. मेटाफेज 1 में क्रोमोसोम अरेंज एट इक्वेटर एंड अटैच टू द स्पिंडल फाइबर्स. फाइनली क्या होता है, आ गए बीचों बीच में सेल. एनाफेज 1 में क्रोमोसोम टू क्रोमैटिड मूव टुवर्ड द ऑपोजिट पोल्स. अब मूव करना शुरू करते हो तो आप जानते ही हो कि टेलोफेज टाइप इसमें भी मूवमेंट होता है. अब आइए मियोसिस सेकंड और सेकंड मियोटिक डिवीजन क्या होता है. प्रोफेज 1 तो हो गई, वहां तक तो पहुंच गए. आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस 1 सेकंड मियोटिक डिवीजन स्टार्ट्स. अब ये दूसरी शुरू होती है.
उसमें क्या करते हैं, क्रोमोसोम बिकम थिक एंड शॉर्ट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर्स, और छोटे हो जाते हैं प्रोफेज 1 में और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर्स। मेटाफेज 2 में क्या होता है, क्रोमोसोम्स गेट अरेंज्ड एंड स्पिंडल apparatus is formed, फिर स्पिंडल apparatus फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट एनाफेज 2 में क्या होता है, सेंट्रोमियर डिवाइड्स इनटू 2 क्रोमैटिड्स। अब सेंट्रोमियर में 2 क्रोमैटिड विच मूव टू द ऑपोजिट पोल्स, और टेलोफेज में क्रोमोसोम फॉर्म ग्रुप एट द ऑपोजिट पोल्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर, फिर यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस आ जाए तो दस 2 डॉटर न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड। ओके, अब आता है साइटोकाइनेसिस। अब आपका माइटोसिस हो गया, मियोसिस हो गया, लेटर काइरोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म। डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस ये भी पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं वैसे एक एडिशनल क्लास कंपैरेटिव माइटोसिस मियोसिस का आपको अलग अलग पढ़ाने की कोशिश करूंगा ताकि और क्लियर हो जाए, ताकि वंस एंड फॉर ऑल आपके फंडे क्लियर हो जाए। पर अभी फॉर अ बेसिक स्टडी दिस मच इज इनफ एंड इम्पॉर्टेंट। बेस बनेगा तभी तो उसके आगे प्लास्टर बनेगा। सो लेट्स गो बाय दैट। Mitosis may takes place in somatic and reproductive cells. Meiosis takes place only in reproductive cells. Form 2 diploid cells and here form 4 haploid cells. Diploid means 2n and haploid means single n. Now every chromosome behaves independently. यहाँ पे homologous chromosomes show pairing, एक प्रकार से आ जाता है। क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स कांस्टेंट, इसमें क्रोमोसोम नंबर बिकम्स हाफ, वहाँ पे कांस्टेंट रहता है माइटोसिस और इसमें हाफ हो जाता है। मिटोसिस एंड्स इन 1 to 2 hours, 2 घंटे में खत्म हो जाती है। मियोसिस टेक्स अबाउट 24 hours to few days, क्योंकि रिप्रोडक्टिव सेल में हो रहा है। क्रॉसिंग ओवर डज नॉट टेक प्लेस, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर आकर्स। ये आपको सब थोड़े पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। Clear, I hope in the PDF you will learn, you will find it all there. But as I told you, I promise you to teach you mitosis, meiosis and separative half of division so that you can understand each thing clearly. A mitosis was first observed by Robert Remarque, German scientist, in the RBC of chick embryo. It is direct nuclear division without formation of spindle and recognizable appearance of chromosome. ये क्या होता है, डायरेक्ट न्यूक्लियर डिवीजन होता है। इट इज अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डिवीजन। नेक्स्ट, इट अकर्स इन प्रोकैरियोट्स, प्रोटोजोआन्स, यीस्ट, फ्यूटल मेम्ब्रेन्स और मैमल्स एंड इन डिजेनरेटिव एंड ओल्ड टिश्यूज। ये ध्यान देने की जरूरत है। ए माइटोसिस, प्रोकैरियोट्स, प्रोटोजोआन्स, ये सब अर्ली, यीस्ट, फ्यूटल मेम्ब्रेन मीन्स द मेम्ब्रेन वेयर जनरली embryos are created and takes the child is basically the progeny is given support of mammals and in degenerative and old tissues. Old tissues में भी amitosis होता है। Now we come down to anatomy of an animal cell. ये थोड़ा सा डायग्राम आपको पढ़ाने की ज़रूरत है ताकि आपकी जो आपने अभी पढ़ा है वो क्लियर रहे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फ्लेक्सिबल, साइटोप्लाज्म, लिविंग पोर्शन, वैक्यूल बीच में फॉर एक्सक्रीशन पर्पस, रिमूवल, वेस्ट मटेरियल निकाले। क्लोरोप्लास्ट आपको बताया ग्रीन कलर का होता है। देन वी गॉट राइबोसोम्स से प्रोटीन से रेक्टिसाइड्स, और ये आपके डेब्रिस वो सॉरी राइबोसोम स्मॉल स्ट्रक्चर दैट हेल्प इन प्रोटीन साइटोप्लाज्म जेल लाइक सब्सटेंस जिसमें लिविंग मटेरियल रहता है। ये तो 2 हिस्से में होता है। वैसे तो ये प्रोटोप्लाज्म बुलाया जाता है, पर सेल मेम्ब्रेन टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस आप मालूम है, माइटोकॉन्ड्रिया, powerhouse of the cell, nucleus समझा चुका हूँ, centrioles, these are basically chromatin materials. Now we come down to anatomy of a plant cell. Anatomy of plant cell में cell wall additional होता है, cell membrane, vacuole बड़ा है, देखिए यहाँ पे कितना बड़ा है और यहाँ पे कितना छोटा बना हुआ है, राइट। दैट इज वाई प्लांट सेल में बड़े वैक्यूल्स होते हैं, याद रखिएगा। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना हुआ है, एक ईआर रफ है, एक स्मूथ है, वो बता चुका हूँ। स्मूथ माने फैट को तोड़ने के लिए, रफ माने प्रोटीन को तोड़ने।
गोल्गी apparatus, राइबोसोम्स और क्लोरोप्लास्ट जो ये बना हुआ है प्रोकैरियोटिक सेल that captures to produce fruit through photosynthesis, but generally this has been created anatomy of a plant cell. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बड़े से क्लोरोप्लास्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्लोरोफिल से बनाता है. नाउ वी कम डाउन टू प्रोकैरियोटिक सेल में टाइप ऑफ सेल बिफोर न्यूक्लियस डीएनए शेप एमटीएस बैक्टीरिया और प्रोकैरियोटिक एटीएस टर्फा. यूकैरियोटिक में एटीएस वाला एक अलग दिया हुआ है, उन्होंने पूरा डायग्राम आपको समझ में आ जाएगा प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल का. इज इट क्लियर? ये दो बार लिख दिया गया है, नेवर माइंड, वी विल गो फॉर दैट करेक्शन. नाउ वी कम डाउन टू न्यूक्लियस इन प्लांट सेल वर्सेस एनिमल सेल. न्यूक्लियस यहाँ पे देखिए न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियोप्लाज्मा इससे बना हुआ है बीचों बीच में दिखाने के लिए. वैसे इधर क्या है एनिमल सेल में न्यूक्लियर पोर और एनिमल सेल का न्यूक्लियोलस, वेरी ये गलत बना है, ये यहाँ पे होना चाहिए. ठीक है. फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस एनिमल सेल में कंट्रोल्स एंड रेगुलेट सेल एक्टिविटी. ये स्टोर्स जेनेटिक मटेरियल, कंट्रोल्स रेगुलेट सेल एक्टिविटी, डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसिस, plays a key role in cell division, communicates with cytoplasm, produces ribosomal, यहाँ पे डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसिस होती है. सो दीज आर ऑल थिंग्स फॉर रिवाइज, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इट ऑल, सो आई होप यू कैन लर्न फ्रॉम दैट. अब आइए सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. ये आपका एक डायग्राम फिर आपको दिखाता है रॉबर्ट हुक का क्या रोल है, एंटरमैन न्यूविनॉक, शिल्डनेंस, मैथियस कैलिडिनेंस, थियोडर स्वान, रुडोल्फ विर्शॉ, जिन्होंने क्या बोला था, ऑल सेल्स कम फ्रॉम ऑमनीसेलुलर ई सेलुलर, ये याद होगा. तो ये आपके स्ट्रक्चर्स फॉर रिवीजन आपके बने हुए. देखिए गोल्गी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया के शेप बहुत अच्छे बने हुए आने लग गए हैं. फॉर योर मेमोरी इमेज यू आर एबल टू सी ना, नो प्रॉब्लम. ओके. डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक वेल डिफाइंड नहीं, यूकैरियोटिक में वेरी वेल डिफाइंड है. एक एक चीज क्लियर है, अलग अलग सेक्शनल बनी हुई है. दैट इज इट. देन वी कम डाउन. इसमें देखिए फंक्शनिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को थोड़ा पढ़िए. माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे ही मटेरियल बने रहते हैं क्यूब्यूल्स टाइप, इसी के अंदर जनरेशन होता है, प्रोटीन सिंथेसिस, फैट सिंथेसिस, इसी को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं. देखिए ग्लूकोज C6H12O6 माने ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्लस एनर्जी निकलता है ग्लूकोज तोड़ने के बाद. तो ये क्लियरली यहाँ पे हो रहा है. एनर्जी प्रोडक्शन, दे कन्वर्ट ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन इनटू ATP. सेलुलर रेस्पिरेशन भी हो रहा है यहाँ पे, राइट. एनर्जी प्रोड्यूसेस लिपिड्स, लिपिड्स को प्रोड्यूस भी करता है, ब्रेक भी करता है, और यही चीज वो प्रोटीन के साथ भी करता है. ATP सिंथेसिस, आई मीन बेसिकली सॉरी प्रोटीन बोल रहा हूँ, वो तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अलग है प्रोटीन सिंथेसिस, बट ये प्रोड्यूस करता है लिपिड्स, फैट्स. ब्रेकिंग तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है, और पर माइटोकॉन्ड्रिया ATP जनरेट करता है बाय ब्रेकिंग ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक. ओके. नाउ वी कम डाउन टू डिफरेंस बिटवीन स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ. स्मूथ में देखिए ऊपर डॉट डॉट नहीं बने, इसमें बने हुए ये राइबोसोम्स है, इन नो राइबोसोम्स. यहाँ पे फैट डिवीजन सिंथेसिस होता है और यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है. बस जनरल पॉइंट्स व्हिच यू हैव टू रिमेंबर. सब पोर्शंस बहुत ज़्यादा इसलिए बनाए थे ताकि आप लोग की मेमोरी इमेज डेवलप हो. सेल डिवीजन हम लोग पढ़ा चुके हैं. सेल डिवीजन मियोसिस, इंटरफेस, प्रोफेज 1, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस. फिर उसके बाद प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2. I will separately take a class for mitosis and meiosis to make you understand the difference more clearly, how the division really works. Then similarly माइटोसिस में भी बना हुआ है, इंटरफेस तैयारी हो रही है, फिर प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज. देखिए मूवमेंट शुरू हो गया. टेलोफेज में अलग अलग तैयार हो गया और साइटोकाइनेसिस में ब्रेक करके अलग बन गए, दो चीज तैयार हो. Got it? Yes or no? So now mitosis and meiosis couple, ये बहुत ही अच्छी तरीके से डायग्राम आपको एक्सप्लेन करेगा. फिर भी मैंने आपको कहा है, I promised that we will re-go into these diagrams and give you a better one, but please study. देखो, whenever you study there are two parts. One is to get an idea, introduction, and the second is
consolidation. So we want to keep consolidation with you. We will call it these cell division, cell and cell division part B. So do study that. तो ये देखिए माइटोसिस में आइडेंटिकल डॉटर सेल्स आ गए, डीएनए रेप्लिकेशन हो गया. यहाँ पे मियोसिस में क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद मियोसिस 2 में 4.3 haploid and 4 haploid cells हो गए. So restores the diploid condition. Clear? Okay, now this is MCQs, which I request you students to do it, and I will request that you do it and complete it, so that whatever you have learned you can revise and come up with it. Clear? Thank you very much. Jai Hind. So friends, today we are going to solve the MCQs of chapter cell. Our first question is, which of the following is the basic unit of life? Option C is the right answer, cell. So our next question is, who discovered the cell? Option B is the right answer, Robert Hooke. Third question is, the term protoplasm was coined by? Option A is the right answer, Purkinje. Fourth question, which organelle is also known as powerhouse of the cell? Option C is the right answer, mitochondria. Fifth question, the cell wall is absent in? Option C is right answer, animal cell. Question number 6, which organelle is responsible for photosynthesis? Option D is right answer, chloroplast. Question number 7, which is the function of ribosomes? Protein synthesis, photosynthesis, protein synthesis. Option B is the right answer, protein synthesis. Question number 8, which of the following is a prokaryotic cell? Option C is the right answer, bacteria. 9th question, the liquid part of cell inside the membrane is called? Cytoplasm is the right answer, option A. Question number 10, which structure controls the movement of substance in and out of the cell? Option D is the right answer, plasma membrane. Question number 11, cell division occurs mainly for? Option C is the right answer, growth and repair. Which is the first phase of mitosis? Telophase, anaphase, metaphase, or prophase? Option D is right answer, prophase. Question number 13, which phase of mitosis is characterized by the alignment of chromosome at the cell equators? Option B is right answer, metaphase. Cytokinesis refers to the division of nucleus, division of cell membrane, division of cytoplasm, division of centrioles. Option D is the right answer, division of centrioles. 15th question, mitosis result in? Option B, 2 diploid cells. Question number 16, meiosis occurs in skin cell, bone cell, gametes, muscles. Option C is right answer, gametes. Question number 17, the number of chromosomes is halved during option B, meiosis phase 2. Option A, meiosis phase 1. Question number 18, crossing over occurs during the meiosis phase, metaphase, anaphase, prophase, telophase. Option C is right answer, prophase 1. How many chromosomes will a human X cell have? Option A is right answer, 23. Spindle fiber attached to which part of the chromosomes? Centrosomes, chromatid, telomere or centrosome? Which of option A is right answer? Centromere. Question number 21, which organelle is responsible for digestion in the cell? Option B, ribosome is the right answer. Option A,
Lysosome is the right answer. Question number 22. The nucleus is separated from the cytoplasm by nuclear membrane is the right answer. Option C. Question number 23. Which phase comes between G1 and G2 in the cell cycle? Option B is the right answer. S phase. Question number 24. What are the thread-like structures in the nucleus during the cell division are called? Option C, chromosomes. Question number 25. Chromosomes are made up of DNA and protein. Option B is the right answer. Question number 26. How many pairs of chromosomes are present in human cell? 23 is the right answer. Option A. 27 question. Which of the following is not part of the cell cycle? Option D, Z. Question number 28. Centrioles are found in plant cell only, animal cell only, both plant cell and animal cell, fungi only. Option B is right answer, animal cell only. Which 29 question. Which of the following occurs in phase? Chromosome separation, DNA replication, cytokinesis, chromosome condensation. Option B is right answer, DNA replication. Question number 30. Which checkpoint ensure DNA replication is complete before mitosis? Option B, G2 is the right answer. Question number 31. What structure form the spindle fiber in animal cell? Centrosome, lysosome, ribosome, nucleus. Option A is right answer, centrosome. Question number 32. A cell with two nucleus indicates failure in option B, cytokinesis is the right answer. Question number 33. Which organelle packages and modified protein? Option C, Golgi apparatus is the right answer. Question number 34. During mitosis, chromosomes become visible during the metaphase, telophase, prophase, anaphase. Option C is the right answer, prophase. Question number 35. Apoptosis is option B is right answer, natural cell death. Question number 36. The nucleolus is responsible for DNA replication, protein synthesis, ribosome production, RNA transcription. So option C is right answer, ribosome production. Question number 37. The longest stage in the cell cycle is mitosis, cytokinesis, interphase, metaphase. Option C is right answer, interphase. Question number 38. If a diploid organism has 10 chromosomes, how many chromosomes will be in its gametes? Option A, 5. Synapse and crossing over takes place during mitosis, meiosis phase 1, meiosis phase 2, cytokinesis. Option B is right answer, meiosis phase 1. Question number 40. Which organelle is found only in plant cell? Lysosome, mitochondria, chloroplast, ribosome. Option C, chloroplast. Question number 41. The structure and functional unit of kidney is option B, nephron. Question number 42. Golgi body is also known as option B, packing center. Question number 43. Cell division without cytokinesis result in apoptosis is the right apoptosis or binucleated cell, cancer, none of these. Option B is right answer, binucleated cell. Question number 44. Cell division in bacteria occurs by option A, binary fission. Spindle fiber are made up of DNA, protein, microtubules, carbohydrates. Option C, microtubules. Question number 46. The nucleus was discovered by option B, Robert Brown.
The semi-permeable nature of the cell membrane is due to lipid bilayer protein cell wall nucleus. Option A, lipid bilayer. Question number 48. Which of the following is absent in prokaryotic cell? Option D, nucleus. Question number 49. The human body consists about how many cells? Option D, 37 trillion. So question number 50. Which part of cell is responsible for heredity? Option D, option C, DNA. Thank you.